गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्मोडायनेमिक्स में आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी एंड गिब्स एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा और गिब्स ऊर्जा के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी तंत्र में स्थिर ताप पर होने वाला परिवर्तन या हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा। अभी तक पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था और हम ये जानते हैं कि TdS माइनस DE माइनस DW इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर्स। ये समीकरण हम पहले जान चुके हैं। अब इस इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए, माइनस DE प्लस TdS। माइनस W को हम राइट हैंड साइड में ले गए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस DW, यानी माइनस DE प्लस TdS इज ग्रेटर और इक्वल देन DW इफ़ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ताप जो है वो कांस्टेंट हो तो हम TdS को किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dTS, यदि ताप क्या है, कांस्टेंट। तो ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब TdS की वैल्यू समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ TdS इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस DE प्लस TdS की जगह हमने लिख दिया dTS इज़ ग्रेटर और इक्वल देन DW, या हमने माइनस D बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, E, और ये TS किसका हो जाएगा, माइनस का। E माइनस TS इज़ ग्रेटर और इक्वल टू DW, समीकरण नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो आपका ब्रैकेट वाला टर्म है, दैट इज़ E माइनस TS, इसको हम एक नए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कहलाता है A। E माइनस TS इज इक्वल टू A, और A जो है वो क्योंकि किस पर निर्भर कर रहा है, E पर, T पर और S पर, एंट्रोपी पर। अब क्योंकि ये तीनों ही अवस्था फलन है, स्टेट फंक्शन है, इसलिए A भी अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन होगा। A इज़ ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन E, T एंड S, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, विच आर द स्टेट फंक्शंस। तो इसलिए ये जो नया फंक्शन है, नया सिंबल है हमारा A, ये भी एक अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन होगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, माइनस D, ब्रैकेट में जो टर्म था E माइनस TS, इसकी जगह क्या आ गया, A, तो माइनस DA इज इक्वल टू और ग्रेटर देन DW, ये समीकरण नंबर 4 या इक्वेशन नंबर 4। ए जो है कार्यफलन, ए को हम कहते हैं कार्यफलन, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा, वर्क कार्य, समाहित कार्य या हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा। ए इज नोन एज वर्क फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, वर्क कंटेंट और हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। ये सब के सब ए के डिफरेंट नेम्स हैं। वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, वर्क कंटेंट और हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा। शॉर्ट में हम इसको हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अब DA बहुत छोटे से परिवर्तन के लिए है, लेकिन इसको यदि हम लिमिटेड चेंज के लिए इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, D की जगह मैं आपको पहले बता चुकी हूँ,
डी की जगह क्या सिंबल आ जाता है, डेल्टा. सो इट इज़ माइनस डेल्टा ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू डब्ल्यू. डेल्टा ए तंत्र की हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में परिवर्तन है. माइनस साइन ये बताता है कि हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा कम हो रही है. डेल्टा ए तंत्र की हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन है. अब समीकरण 5 के अनुसार किसी समतापीय परिवर्तन में उत्पन्न कार्य W हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी के बराबर होता है अथवा उससे कम होता है. फिर समझ लीजिए, समीकरण 5 माइनस डेल्टा ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू डब्ल्यू, ये क्या प्रदर्शित करती है, क्या शो करती है कि समतापीय परिवर्तन में उत्पन्न कार्य वर्क डन हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी के या तो बराबर होगा या फिर उससे कम होगा. द वर्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनी आइसोथर्मल कंजर्वेशन इज इक्वल और लेस देन द डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी. अब अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो यह कार्य हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी से कम होगा. स्वतः प्रक्रम के लिए या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए. और यदि ये प्रोसेस मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, जब प्रोसेस इक्विलिब्रियम में यानी रिवर्सिबल प्रोसेस है, तब माइनस डेल्टा ए जो है वो डब्ल्यू के बराबर होगी. यानी हम कह सकते हैं सिंस वर्क प्रोड्यूस्ड इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम द हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी इज अ मेजर ऑफ मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम. ये हम क्या कह सकते हैं, माइनस डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स. इक्वेशन नंबर 6. अब ये जो है अधिकतम कार्य है, इस अधिकतम कार्य में परिवर्तन के दौरान होने वाले सभी प्रकार के कार्य सम्मिलित होते हैं. किंतु अगर हम ये बात करें कि तंत्र में केवल पीवी वर्क हो रहा है, प्रसार कार्य हो रहा है, तो हम डी डब्ल्यू को लिख सकते हैं किसके बराबर, पी डी वी के बराबर. देन डी डब्ल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं हम, पी डी वी के बराबर. अब समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, माइनस डी ए. समीकरण 4 देखिए, इक्वेशन नंबर 4. तो माइनस डी ए इज ग्रेटर और इक्वल देन डी डब्ल्यू की जगह हमने लिख दिया पी डी वी. इक्वेशन नंबर 7, समीकरण 7. अब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डी वी इज इक्वल टू 0 या माइनस डी ए इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, या अगर हम माइनस साइन को हटाना चाहें तो डी ए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज लेस देन और इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 8. और इसी तरीके से एक फाइनाइट चेंज के लिए हम क्या लिख देंगे, डेल्टा ए कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज लेस देन और इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 9, समीकरण नंबर 9. अब हम जानते हैं इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर and constant volume there is decrease in Helmholtz energy, क्योंकि हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी का मान क्या होगा, 0 से कम. तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा अगर वॉल्यूम और कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो क्या है कि हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी में कमी होती है. अब अगर प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिवर्सिबल है तो हम क्या लिख सकते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए डेल्टा ए टी वी इज इक्वल टू 0. यानी ऐसे प्रक्रम के लिए
हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा। ऐसे उत्क्रमणीय परिवर्तन के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी इज इक्वल टू 0. सो दिस इज अबाउट द हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी या वर्क फंक्शन. अब हम बात करेंगे गिब्स एनर्जी. गिब्स एनर्जी क्या है? यह है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर. यदि तंत्र में परिवर्तन कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर कांस्टेंट. हम जानते हैं कि अधिकांश परिवर्तन जो है वो स्थिर ताप व स्थिर दाब पर होते हैं. प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. तो जो ऐसी स्थिति में कुल किया गया कार्य dW, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा dWx एक्सटर्नल, ये क्या बता रहे हैं? एक्सटर्नल प्लस PdV. अब PdV तो आपने देखा प्रसार कार्य है. इसके अलावा जो भी कार्य होता है अदर देन PV वर्ग, उसको हम कहते हैं dW एक्सटर्नल, या इसको उपयोगी कार्य या यूजफुल वर्क भी कहा जाता है. dWex इज द यूजफुल वर्क, उपयोगी कार्य, दैट इज वर्क डन अदर देन PV वर्क, यानी नॉन PV वर्क. PV वर्क के अलावा जितना भी वर्क होगा दैट कम्स अंडर WEX, वर्क एक्सटर्नल. सो वी गेट इक्वेशन नंबर 11. कैसे? dW किसके बराबर हो गया? dW एक्सटर्नल प्लस PdV, यानी ये टोटल वर्क हो गया, PV वर्क एंड नॉन PV वर्क. तो टोटल वर्क इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 11. अब dW की वैल्यू समीकरण 11 से dW की वैल्यू है अपने पास. इसको हम इक्वेशन ए में रखें. ए इक्वेशन हमने कौन सी ली थी? स्टार्टिंग में जो इक्वेशन ली थी मैंने यहाँ लिखी हुई है फिर से, TdS माइनस DE माइनस dW इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. ये हमारी मेन इक्वेशन है, इक्वेशन ए. अब इसमें dW की जगह हम क्या रखेंगे? dW की जगह में रखना है dW एक्सटर्नल प्लस PdV. ठीक है, तो चलिए TdS माइनस DE माइनस dW है, इसलिए माइनस dW एक्सटर्नल माइनस PdV ग्रेटर और इक्वल टू 0. अब हमें क्या करना है? dW एक्सटर्नल को राइट हैंड साइड में लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? TdS माइनस DE माइनस PdV इज ग्रेटर और इक्वल टू dW एक्सटर्नल. इट इज़ इक्वेशन नंबर 12, समीकरण नंबर 12. अब हम ये मानते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, निश्चित ताप और दाब पर हो रहा है. तो वही TdS को हम लिख सकते हैं dTS और PdV को लिख सकते हैं dPV. तो समीकरण नंबर 12 में TdS की जगह हम लिखेंगे क्या? dTS, और PdV की जगह क्या लिखेंगे? dPV. लिख दीजिए समीकरण नंबर 12 देखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 12. सी, तो हमारे पास आ जाएगा dTS माइनस DE माइनस dPV इज ग्रेटर और इक्वल टू dW एक्सटर्नल. यहाँ से हमने माइनस D को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर जो बचा हमारे पास वो बचा E प्लस PV और माइनस TS, क्योंकि हमने माइनस D कॉमन निकाला है, इज ग्रेटर और इक्वल टू dW एक्सटर्नल. समीकरण नंबर 13.
अब E प्लस पी वी को हम क्या कह सकते हैं? H। हम जानते हैं थर्मोडाइनमिक्स में क्या है, एंथैल्पी इज इक्वल टू E प्लस पी वी। तो हमने E प्लस पी वी की जगह रख दिया H। तो नाउ वी गेट माइनस डी H माइनस टी एस इज ग्रेटर और इक्वल टू डी डब्ल्यू एक्सटर्नल। अब ये जो ब्रैकेट में टर्म है, जैसे वहाँ हमने E माइनस टी एस को A से रिप्रेजेंट किया था कार्यफलन, ऐसे यहाँ हम H माइनस टी एस को G से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल G। और क्योंकि H, T और S सभी अवस्था फलन है, इसलिए G भी अवस्था फलन होगा। G is also a state function because G is equal to H minus Ts, where H, T and S all are state function। अब ये जो टर्म है अवस्था फलन स्टेट फंक्शन, जिसको हम G कहते हैं, ये G जो है ये किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है गिब्स फलन, गिब्स फंक्शन, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी। और IUPAC में इसे केवल गिब्स एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। कैपिटल G इज नोन एज गिब्स फंक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी और गिब्स एनर्जी, सिंपली G, कैपिटल G। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? ब्रैकेट वाले टर्म की जगह हमने क्या लिख दिया? G। किस में? इक्वेशन नंबर 14 में। तो माइनस डी जी ग्रेटर और इक्वल टू डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, या फाइनाइट चेंज के लिए माइनस डेल्टा जी इज ग्रेटर और इक्वल टू डी डब्ल्यू एक्सटर्नल। समीकरण नंबर 16, इक्वेशन नंबर 16 क्या बताती है? इक्वेशन नंबर 16, द डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल और मोर देन द यूजफुल वर्क। डी डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या है? यूजफुल वर्क। कहने का मतलब क्या हुआ? स्थिर ताप व दाब पर गिब्स ऊर्जा में कमी, माइनस है इसलिए गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी उपयोगी कार्य के बराबर होगी अथवा उससे अधिक होगी। द डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल और मोर देन द यूजफुल वर्क। स्थिर ताप व स्थिर दाब पर गिब्स ऊर्जा में कमी उपयोगी कार्य के बराबर अथवा उससे अधिक होती है। अब अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, साम्यावस्था, या आप कह सकते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा? उसी तरीके से हम देखेंगे माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, और ये मैक्सिमम होगा। और यदि साम्यावस्था नहीं है या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है तो इससे कम होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं? माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल मैक्सिमम। गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी तंत्र में होने वाले उत्क्रमणीय उपयोगी कार्य की मापक है। यदि परिवर्तन के दौरान तंत्र द्वारा कोई उपयोगी कार्य नहीं किया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस डी जी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, या डी जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज लेस और इक्वल और लेस देन 0। लिमिटेड चेंज के लिए वैसे हम लिख सकते हैं डेल्टा जी एट टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट इज लेस और इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि हमेशा गिब्स ऊर्जा में इस प्रकार के प्रक्रम यदि हो रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर,
तो गिब्स ऊर्जा का मान 0 से कम होगा, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा में या गिब्स ऊर्जा में कमी होगी और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। लेकिन यदि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है तो इसका मान 0 के बराबर होगा, यानी डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू 0, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा या गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, 0 होगा। इक्वेशन नंबर 19 देखिए, डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इक्वल टू और लेस देन 0. There is decrease in free energy in spontaneous process at constant temperature and pressure. For irreversible process, delta G at constant temperature is less than 0. Or for irreversible process, delta G at constant temperature pressure is equal to 0. यानी हम कह सकते हैं कि यदि डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू 0 से कम है तो प्रक्रम स्वतः होगा, और यदि डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर 0 से ज़्यादा है तो ऐसा प्रक्रम स्वतः नहीं होगा, इट इज़ ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और अगर डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है या इक्विलिब्रियम स्टेज में है। ये थी आपकी गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी, गिब्स ऊर्जा। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा और गिब्स ऊर्जा में क्या अंतर है। गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन और हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा जी और डेल्टा ए में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा ए। हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स से कि जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस और ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस। अब समतापीय परिवर्तन के लिए आइसोथर्मल चेंज मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, समीकरण नंबर 1। और डेल्टा ए किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाएं, माइनस करें, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, और टी डेल्टा एस कैंसिल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर की, तो डेल्टा एच किसके बराबर होता है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा एच की वैल्यू हमने यहाँ से रखी, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी माइनस डेल्टा ई। तो डेल्टा ई और डेल्टा ई कैंसिल हो गया, यानी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस पी डेल्टा वी। गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर है, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन प्लस पी वी पी डेल्टा वी, यानी वर्क डन। अब हम ये जानते हैं कि ठोस और लिक्विड के लिए आयतन में परिवर्तन नगण्य होता है, यानी डेल्टा वी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, यानी पी वी कार्य जो है वो नहीं होता है। उस स्थिति में डेल्टा जी बराबर डेल्टा ए, यानी ठोस और द्रव के केस में जहाँ डेल्टा वी लगभग 0 होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा और हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा आपस में बराबर होती हैं। अब इक्वेशन 4 से हम देखें यदि, तो ए को हम अगर इधर लें तो माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू
माइनस डेल्टा जी प्लस पी वी, और हम जानते हैं कि माइनस डेल्टा जी किसके बराबर है? माइनस डेल्टा जी बराबर होगा डब्ल्यू एक्सटर्नल, मतलब उपयोगी कार्य या यूज़फुल वर्क। ये हमने देखा था माइनस इक्वेशन नंबर 17। सी जस्ट रिवर्स इक्वेशन नंबर 17, माइनस डेल्टा जी कैन बी रिटन एज डब्ल्यू एक्स मैक्सिमम। तो ये किसके बराबर हो गया? माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स, ये मैक्सिमम कार्य है, प्लस पी डेल्टा वी, यानी पी वी कार्य और यूजफुल कार्य, उपयोगी कार्य, यानी कुल कार्य के बराबर हो गया। इसलिए हम इसको वर्क फंक्शन या कार्यफलन भी कहते हैं। माइनस डेल्टा ए का मतलब क्या हुआ? हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी। माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू हेल्महोल्ट्ज़ तंत्र की हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी। ये किसके बराबर हो गई? ये कुल कार्य के बराबर हो गई। कुल कार्य का मतलब हुआ टोटल वर्क डन, जिसमें पीवी वर्क भी सम्मिलित है और उपयोगी कार्य या यूजफुल वर्क भी सम्मिलित है। सो दिस इज ऑल अबाउट हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन देम। इनके बारे में इन दोनों ऊर्जाओं के बारे आपस में संबंध। सो इसके आगे हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।